हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में हम लोग एक बहुत प्यारा टॉपिक आज कवर करने जा रहे हैं जो कि होगा लैंडफॉर्म्स के बारे में। लैंडफॉर्म्स मतलब क्या? आप बड़ी सारी जगह पर घूमते होगे, पहाड़ों पर जाते होगे, आप गोवा गए होगे, आप राजस्थान गए होगे, या बाहर आपने कंट्री जो है कंट्री के बाहर ट्रैवल करा होगा। आपने प्लेन से नज़ारे देखे होंगे, आप किसी टापू यानी कि आइलैंड गए होगे। ये सारी चीजें आप जो देखकर आते हो, आप कैजुअली इनको देख लेते हो। लेकिन ज्योग्राफिकली हम इस लेक्चर में बिल्कुल बेसिक बच्चों के लेवल से जानेंगे कि इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, जो हम अलग अलग जगह पर नज़ारे एंजॉय कर कर आते हैं। हो सकता है आप स्कूल की ट्रिप पर गए हो, कॉलेज की ट्रिप पर गए हो, अपनी बेबी के साथ गए हो, हनीमून पे गए हो आप। तो आपने सारी जगह के फील ले रखे हो, आपने सारी जगह पर हो सकता है कि किसी ने टेंट लगाकर यहीं हनीमून मनाना शुरू कर दिया हो। ये बना कैसे ये जगह? और ये जोग्राफिकली हर एक कंट्री में अलग अलग जगह की लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल हमारी कंट्री में अगर कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल बात करें, तो ये सेम चीजें क्यों नहीं देखने को मिलती हैं? ये बनता कैसे है? इनके फायदे क्या होते हैं, इनके नुकसान क्या होते हैं? ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में बिल्कुल बेसिक तरीके से जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो जैसा कि मैंने आपको खुद बताया कि हमारे देश में भी और पूरे अर्थ में भी ये चीज आपको पक्का ये देखने को मिलेगी। क्या? कि अर्थ पर जो सरफेस होता है ना, वो हर जगह सेम नहीं है। हर जगह सेम नहीं है। आप ही लोग मुझे बताओ, हर एक स्टेट इंडिया में ऐसी है चेष्टा के जहां पर पहाड़ हो? दिल्ली में पहाड़ है अपने? नहीं ना। हर एक जगह कहीं ऐसी है जहां पर अंकिता नदियां हो, सारी जगह से नदियां बह रही हो? और क्या विद इन द कंट्री कोई भी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में ऐसी 200 की 200 कंट्रीज में से ऐसी कि जहां पर अर्थ का सरफेस बिल्कुल सेम दिखे? नहीं ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अर्थ पर इन्फिनाइट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स होते हैं जिनको हम अलग अलग नाम देते हैं, लाइक माउंटेन, प्लेट्यूस, प्लेन, वैली, एक्सेट्रा। अब सबसे पहले बिल्कुल बेसिक तरीके से जानते हैं, अपने बचपन को दोहराते हैं एक बारी। चेष्टा, जब हम जहां पर रहते हैं ना, जो बिल्कुल फ्लैट सरफेस होता है, जो बिल्कुल फ्लैट सरफेस होता है, वो होता है, हम दिल्ली वाले कहां रहते हैं? प्लेन रीजन में, प्लेन्स में। प्लेन्स की हाइट लगभग या मैक्सिमम अगर मैं कहूं तो वो इतनी हो सकती है, आप सबको पता है ना, 200 मीटर तक हो सकती है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा, शाइनी, चेष्टा और बाकी सबके दिमाग में भी, सर ये 200 मीटर की हाइट कहां से आई? हम इसे कैसे मेजर करते हैं? क्योंकि चेष्टा देखो ना, आपकी और मेरी हाइट तो इंची टेप से मेजर करी जा सकती है, किसी भी डिवाइस से मेजर करी जा सकती है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं चेष्टा कि हमारी जो दिल्ली है वो 180 मीटर की ऊंचाई पर बनी हुई है, या फिर अगर शायरी मैं आपको बोलूं कि जो बंगाल है वो 100 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है, तो अब हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट तो होना चाहिए ना अंकिता, जब मैं ऐसा ऐसा एक स्टेटमेंट जारी कर रहा हूं। क्या ये 200 मीटर की ऊंचाई कहां से देख रहे हो आप? 0 मीटर क्या है? शुरुआत कहां से हुई है? सी लेवल से। अरे यार, ये यहां पर ऐसा आ रहा है, इसको हम इससे बना देते हैं। चेस्टा, सी लेवल को ना, जो समुद्र होता है उसको जीरो लेवल, उसको 0 मीटर माना जाता है। कि ज्योग्राफी में किसी भी चीज की शुरुआत होती है तो वो सी लेवल से होती है, समुद्र के लेवल से होती है। इसके ऊपर जहां पर खेती बाड़ी होती है, जहां पर लोग घर बनाकर रहते हैं, सबसे पहली चीज जो देखने को मिलती है वो होती है प्लेन। अब अगर मैं यहां पर प्लेन्स की बात करूं, हमने सी लेवल की बात करी, ये है, इसको ऐसे बना लेते हैं, ये सी लेवल। इससे 200 मीटर की ऊंचाई पर अगर कोई आए, और मैं इसको ग्रीन से क्यों बना रहा हूं, यहां पर खेती बाड़ी होती है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं। ये प्लेन, प्लेन की हाइट कितनी चेस्टा? मैक्सिमम 200 मीटर्स। उसके बाद
कोई भी इससे जो हायर एलिवेशन की चीज होगी, यानी कि इससे भी ऊपर जो कोई चीज होगी जिसकी हाइट 600 मीटर तक की हो। मेरी बात फिर से सुनना, प्लेन से ऊंची हाइट पर कोई भी ऐसी चीज जिसकी हाइट 600 मीटर से कम हो, मैक्सिमम 600 मीटर तक हो, वो दो चीजें हो सकती हैं ज्योग्राफी में। या तो वो चीज हो सकती है प्लेट्यू, या वो चीज हो सकती है हिल्स। अब ये कैसे, प्लेट्यू भी हो सकती है, हिल कैसे, दोनों में अंतर क्या है? जब कोई भी चीज ऐसी हाइट पर होगी, प्लेन से ऊपर जब वो होगी, और उसका जो टॉप हो, अगर वो बिल्कुल फ्लैट हो लाइक दिस, अगर वो बिल्कुल फ्लैट हो लाइक दिस, तो उसको हम लोग बोलते हैं दिस इज प्लेट्यू। अगर प्लेन से कोई भी चीज एक हाइट पर है, मैं इस साइड बना देता हूं, और वो चीज फ्लैट ना होकर कोनिकल है, कोनिकल है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? दिस इज हिल। लेकिन दोनों में कंडीशन क्या है शाइनी, चेष्टा, अंकिता, शैली, क्या कंडीशन है दोनों में? हाइट कितनी इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए? 600 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 600 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर जर्नली कह रहा हूं मैं, जर्नली, मैं फिक्स नहीं कह रहा, जर्नली कोई भी चीज जो उसके ऊपर होती है वो होती है माउंटेन्स। चेष्टा, तो क्या आज आपको ज्योग्राफी वाइज ये बिल्कुल बेसिक तरीके से समझ में आ गया कि समुद्र से अगर हम स्टार्ट करें और पहाड़ तक जाएं तो ये लेवल कैसे बनते चले जाते हैं? क्या इन सबके नाम समझ में आ गए? तो क्या अगर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, सबसे नीचे क्या देखने को मिलेगा मुझे? सी लेवल, उसके ऊपर प्लेन्स, नंबर 2 प्लेन्स, उसके ऊपर क्या तो प्लेट्यू या हिल्स, इसके ऊपर माउंटेन्स, खत्म। और माउंटेन्स के ऊपर क्या होता है अगर मैं पूछूं तो? कोई बताओ, ये अगर माउंटेन है, इसके ऊपर क्या होगा? लैंडफॉर्म्स में ही पूछ रहा हूँ, मतलब अच्छा, आप मतलब मेरे को जानते हो इसलिए मेरी वजह से पूछ रहे हो कि आप कुछ ऐसा तो नहीं कुछ और कहोगे इंदिरा गांधी की तरह है नहीं नहीं, लैंडफॉर्म्स में पूछ रहा हूँ, अच्छा बच्चा बन के ही पूछ रहा हूँ मैं तुमसे। क्या बोलते हैं अंकिता इसको? माउंटेन पीक। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये एपेक्स पॉइंट होता है ज्योग्राफी में, मतलब जिस चीज पे खड़े हुआ जा सकता है ना, ये पृथ्वी पर एपेक्स पॉइंट होता है। तो सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा, चेष्टा? सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा? कोई भी बताओ। लार्जेस्ट हाइट में हाँ, टॉलेस्ट बताओ चलो। माउंटेन रेंजेस कौन सी? माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट की पीक क्या है मैडम फिर, अगर माउंट एवरेस्ट अगर वो है? क्या मुझे हिमालय एंड माउंट एवरेस्ट नहीं बोलना चाहिए? है ना, ये चीज है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, ठीक है? माउंट एवरेस्ट कहां पर है? माउंट एवरेस्ट पर्टिकुलरली कहां है? नेपाल। चेष्टा, इतनी बातें समझ में आ गई बिल्कुल बेसिक तरीके से? ये बार बार रिपीट होता रहता है चेष्टा, घबराने वाली बात नहीं है। एनसीईआरटी से लेकर अभी तक हर जगह आपको रिपीटेशन पे मिलेगा, और जो मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा बार बार आपको उसमें मिलेगा। रिपीटेशन करवाना इसलिए ज़रूरी होती है हमेशा, जब भी किसी चीज़ को स्टार्ट करो, भले ही एनसीईआरटी से कवर हो गया, अब हम तमिलनाडु से इसको देख रहे हैं या किसी से भी देख रहे हैं, ताकि चेष्टा रिकॉल हो जाए। अब जैसे आज आप आए हो तो आपके लिए फ्रेश हो जाए, फिर बार बार ये चीज़ सुनते सुनते ना टिक करना ईजी हो जाता है एग्जाम के अंदर, समझ गए ये चीज़? तो आज आप कम से कम इतना तो सीख ही गए कि अगर मैं नीचे समुद्र लेवल से स्टार्ट करूंगी तो ऊपर तक क्या कहते हैं ज्योग्राफी में, बस। अब देखो, जो लैंड होता है ना, जो लैंड होता है
लैंड को दोस्तों ज्योग्राफी में ना एक टर्म से बोला जाता है, लिथोस्फीयर। लैंड के हिस्से को लिथोस्फीयर बोला जाता है। अब आप कहोगे लिथोस्फीयर क्यों बोलते हैं? ज्योग्राफिकली वाइज ये एक टर्म यूज होती है। हम ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, वहां पर एक टर्म होती है यूज, लिथोस्फीयर। 3 टर्म होती हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फियर। लिथोस्फीयर का मतलब होता है शैली, लैंड। हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है वाटर। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है एयर। अगर इन सबको कंबाइन कर दोगे ना चेष्टा, लिथोस्फीयर प्लस हाइड्रोस्फीयर प्लस एटमॉस्फेयर, तो चेष्टा ये वो कंडीशंस हैं जो कि हमारे लिए लाइफ को पॉसिबल बनाती हैं। मतलब आप देखो ना चेष्टा, अभी हम यहां पर लेक्चर ले रहे हैं, आप अपने घर पे बैठे हो तो हम किसी जमीन पर तो टिके हुए हैं ना कहीं। हम डेली बेसिस पर चेष्टा पानी भी पीते हैं, और अभी हो सकता है आपके रूम में फैन चल रहा हो, या फिर आप जब बाहर निकलते हो तो हवा तो हम लेते ही लेते हैं, ऑक्सीजन। अब ये जो तीनों मिलकर जो कंडीशंस बनाती हैं, इनको ज्योग्राफी में एक चीज कहा जाता है बायोस्फीयर। तो अगर चेष्टा आपसे आज के बाद अगर कोई पूछेगा कि डिफाइन बायोस्फीयर, तो आप क्या कहोगे कि बायोस्फीयर कितने पार्ट से मिलकर बनी है? ये टर्म 3। कौन कौन से? लैंड कह लो या लिथोस्फीयर कह लो, वाटर कह लो या हाइड्रोस्फीयर कह लो, एयर कह लो या एटमॉस्फेयर कह लो। अब मेरी बात आप सब लोग ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। इस लिथोस्फीयर की स्टडी को, जो लिथोस्फीयर की जो स्टडी है, हम लोग इसको टेक्टोनिक थ्योरी या फिर लैंड फॉर्म्स की फॉर्म में पढ़ते हैं। यानी कि ये चैप्टर को अगर आप देख लो तो ये नाम देखो इसका, लैंड फॉर्म्स। जो वाटर है ना, वाटर, इसको हाइड्रोस्फीयर, इसको हम बोलते हैं कि ज्योग्राफी में दिस इज अ सब्जेक्ट ऑफ ओशनोग्राफी, और एटमॉस्फेयर को हम लोग बोलते हैं क्लाइमेटोलॉजी। बस यही 3 सेक्शंस होते हैं पूरी ज्योग्राफी के अंदर। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत प्यारा होता है, सबसे छोटा होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया होती है। ये 3 सेक्शंस हमें करने होते हैं। एक वर्ल्ड लेवल पे देखना होता है, एक इंडिया के लेवल पे देखना होता है। यानी कि पूरी दुनिया के हम लोग लैंड वाटर एयर समझ कर आ जाएंगे, उसके बाद इंडिया के समझ लेंगे कि बारिश कैसे होती है इंडिया में, क्या कहते हैं, चावल की खेती कैसे होती है, बारिश कब आती है, कहाँ कहाँ आती है ज़्यादा, सबसे बेस्ट एग्रीकल्चर ग्राउंड्स इंडिया के अंदर कौन कौन से हैं। बस इतनी थोड़ी बहुत स्टडी कर कर यू विल बी ट्रेन्ड एंड यू विल बी फैमिलियर विद एवरीथिंग। इस चैप्टर के अंदर फिलहाल हम लोग लैंड फॉर्म्स की बात अगर कर रहे हैं तो मुझे बता दो चेष्टा, हम लोग क्या कर रहे हैं? बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर या क्या? लिथोस्फीयर, यानी कि लैंड की बात हम लोग कर रहे हैं। बस क्लियर हो गया ना ये वाली चीज? आपने आंसर कर दिया, इसका क्लैरिटी है आपको। अब ध्यान से सुनो, सम पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फीयर में भी रग्ड और कुछ हो सकते हैं फ्लैट। मतलब जमीन हर जगह सेम नहीं होती ना, रग्ड मतलब उबड़ खापड़, और कुछ हो सकता है फ्लैट हो। लैंड फॉर्म्स जो होते हैं ना, वो 2 प्रोसेसेस की वजह से बनते हैं। 2 प्रोसेसेस की वजह से, एक एंडोजेनिक प्रोसेस और दूसरा एक्सोजेनिक प्रोसेस। कैसे याद रखेंगे इसको? एंडो का मतलब होता है अंदर, इंटीरियर, और जहां पर आपको ये वर्ड दिख रहा है एक्सोजेनिक, अब एक्सो में ई एक्स आ गया ना, इसका मतलब एग्जिट, यानी कि आउटर। लैंड जो भी बनता है ना, लैंड जो भी बनता है वो इन 2 प्रोसेस से बनता है। समझते हैं कैसे? समझते हैं कैसे? सबसे पहले बात करते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस की। एंडोजेनिक फोर्सेस मतलब कैसे? धरती के अंदर से कोई चीज ऐड कर रही है लैंड को बनाने के लिए। नीचे कोई प्लेट्स हैं अर्थ के नीचे, हम धरती पर खड़े हैं, अर्थ के नीचे कोई ना कोई प्लेट्स हैं, जमीन का कोई टुकड़ा होगा। ये दोनों आपस में जब कोलाइड करते हैं,
इसका मतलब ये पास आ रहे हैं, ये पास आ रहे हैं एक दूसरे को किस करने के लिए। इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस जब दो जमीन के टुकड़ों की जो प्लेट होती है, जो प्लेट होती है, इसको बोलेंगे हम लोग टेक्टोनिक प्लेट। वन मान लो इसको, और इसको टेक्टोनिक प्लेट 2 मान लो। जब ये दोनों पास आ रहे हैं फॉर एग्जांपल किस करने के लिए, इससे दो चीजें हो सकती हैं, दो चीजें हो सकती हैं। इसके बाद या तो जो प्लेट्स होती है ना वो ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, या वो नीचे की तरफ झुक जाती हैं। यानी कि जब भी कोई हिल या प्लेट्यू या माउंटेन बनता है तो हम कह सकते हैं अंदर से जो प्लेट्स आई है वो पास आई पास आई पास आई और ऊपर की तरफ इरेक्ट हो गई। हमेशा जरूरी तो नहीं है कि कोलिजन से ये हमेशा स्ट्रक्चर अर्थ का जो लैंड है ये उठेगा ही उठेगा। ये गिर भी तो सकता है, ये ऐसे भी तो जा सकता है। जब ये ऐसे जाता है यही एक प्रकार से शेप ले लेता है वैली की। पहाड़ घूमने जाते हो चेस्ट ऐसे कट देखते होगे, ये वाले ऐसे वाले वादियां, ये ऐसे ही बनता है। पहले मुझे आप सब लोग ये बता दो एक बेसिक तरीके से अर्थ की एंडोजेनिक फोर्सेस समझ में आई कि कैसे प्लेट काम करती है। आपने क्या सीखा कि प्लेट कैसे काम करती है अंकिता? या तो कोई भी अर्थ पे कोई भी स्ट्रक्चर या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों? कोलिजन या कन्वर्जेंस की वजह से। चेष्टा क्या चीज समझ में आई? मैं फिर से समझाऊं क्या? आ गया? अब एक दूसरी फोर्सेस है उसके बारे में बात करते हैं, वो इंटरेस्टिंग है। कौन सी? हमने क्या पढ़ी? एक तो एंडोजेनिक समझ ली, इंटीरियर वाली। अब बात करते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस की, जो अर्थ के बाहर से एक्ट करती है, यानी कि आउटर से एक्ट करती है। अब एक्सोजेनिक फोर्सेस के लिए ना, मतलब हमने क्या पढ़ा था? अर्थ पे कोई भी स्ट्रक्चर, लैंड, लिथोस्फियर, लैंडफॉर्म, कुछ भी क्रिएट होता है या तो अंदर से या बाहर से। अब हम बाहर को जान रहे हैं। अब बाहर कैसे? चेष्टा मान लो आप राजस्थान में रहते हो, एक डेजर्ट रीजन में। ये आपका घर है और यहां से हम मान लेते हैं ये पूरा येलो, मतलब ये पूरी पूरी इधर उधर आसपास सब जगह रेत है। ये ध्यान से देखना और ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को। बीच रेगिस्तान के आसपास आपका घर बन रखा है, ओके? ये पूरी पूरी रेत है। अब देखो होगा क्या, यहां पर ये जो रेत के पार्टिकल्स हैं, और ये जो मैं ग्रे कलर से बना रहा हूं, ये मान लो हवाएं चल रही हैं। ये हवाएं जो हैं इन पार्टिकल्स को उठाती हैं और आपके घर के पास थोड़ी दूर पर एक जगह है, वहां जाकर ये पार्टिकल्स डिपॉजिट होते चले जा रहे हैं। 1 साल हो गया ऐसा होते होते, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, 11 साल हो गए, 50 साल हो गए, 100 साल हो गए। इसके बाद इस जगह पर हो सकता है ये जो पार्टिकल्स हो पूरे हर जगह ये बिछ जाएं और ये इतने सॉलिड बन जाएं कि ऐसा हो, या तो ये कोई रोड बन गई है, या तो ये कोई एक हिल टाइप का छोटा सा एक स्ट्रक्चर बन गया है, या हो सकता है ये एक माउंटेन बन जाए। जबकि ये रीजन आज से फॉर एग्जांपल हमने 100 साल लिया अपने एग्जांपल में, 100 साल पहले हो सकता है यहां पर कुछ भी ना हो, ये बिल्कुल खाली पड़ा था ऐसा, ये बिल्कुल ऐसा खाली पड़ा था, बिल्कुल ऐसा। लेकिन हवा जो, क्योंकि यहां से जो ये उठकर आई और ये इन रेत को उठाकर लेकर आई, ये रेत हर जगह स्कैटर होती चली गई और स्कैटर इस प्रकार से होती चली गई कि इसने पूरा का पूरा एक पहाड़ टाइप यहां पर स्ट्रक्चर एक क्रिएट कर दिया। पूरा का पूरा पहाड़ टाइप यहां पर स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया।
हवा लेकर आ रही है यहां पर स्ट्रक्चर, ये ऐसी कोई चीज है। उसके बाद यहां पर हुआ क्या, आसपास में कोई एक प्लांट लगा हुआ था और ऐसे बड़े सारे प्लांट लगे हुए थे। इसके कुछ जो सीड्स थे वो यहां पर आके गिर गए, या चिड़िया वगैरह ले आई, उन्होंने गिरा दिया, और उसकी वजह से हो सकता है कि यहां पर वेजिटेशन बहुत अच्छी हो गई हो, इस रीजन में आसपास हरियाली हो गई हो। बारिश हुई, बारिश हुई, और यहां पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे होंगे, बहुत बड़े बड़े गड्ढे, उसके अंदर बारिश की वजह से यह पानी फिल हो गया। इसका मतलब क्या, मैं ये कह सकता हूं, सब लोग एग्री करते हो कि कुछ एजेंट्स की वजह से अर्थ पर लैंडफॉर्म अपने आप ही बन गया। जो जगह बंजर पड़ी हुई थी वहां एक तालाब बन गया, वेजिटेशन आ गई, एक हिल टाइप, एक माउंटेन टाइप स्ट्रक्चर बन गया। क्या मैं ये कह सकता हूं? यही यही प्रोसीजर है, बस यही प्रोसीजर। चेष्टा पक्का समझ में आ गया? टफ तो नहीं लगा? ये एजेंट्स हैं, इनको क्या कहते हैं हम लोग? एजेंट्स। अब हम बात करते हैं कि एजेंट्स होते क्या हैं और कैसे वर्क करते हैं। अब जो मैं टेक्स्ट से पढ़ाऊंगा ना, तो अब आपको वो टफ नहीं लगेगा किसी को भी। देखो यहां पर जो ये एंडोजेनिक फोर्सेस हैं, जो इंटरनल प्रोसेस है, इसकी वजह से अर्थ या तो अपलिफ्ट होता है या सिंक होता है। क्या ये वाली बात, अब ये शब्द क्लियर है मेरे डायग्राम के बाद? या तो ये ऊपर उठेगा या नीचे जाएगा वैली, सिचुएशन ए और सिचुएशन बी। क्लियर? यहां देखो, यहां पर देखो जरा, मैं देख रहा हूं सबको, कैमरा ओपन है। ये शीट है, A4 शीट है। इस साइड से प्लेट आएगी, इस साइड से प्लेट आएगी। ये प्लेट आई, दोनों पास आ रही हैं। या तो ये बन सकता है इससे, कोलिजन से, ये अपलिफ्टमेंट। जरूरी थोड़ी ना ये ऐसे जाए। ये लो, मैं सेम शीट को लेकर जा रहा हूं, इस टाइम तो ये नीचे जाएगी। लो, ये सिंक हो गया अर्थ। एक टाइम पे ये, और कभी कभार ये। समझ में आया? ये दो प्रोसेस होते हैं इसकी वजह से। जो एक्सोजेनिक प्रोसेस हैं, जो एक्सटर्नल प्रोसेस हैं, वो क्या है? कॉन्टिन्यूसली जो वियर डाउन और रीबिल्डिंग होता रहता है अर्थ के सरफेस का, अर्थ के सरफेस का। ये कैसे? याद है एक जगह से आपके, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया, चेस्ट आपके घर के पास से वो मिट्टी उठ उठ कर जा रही थी, तो दूसरी जगह पर एक बिल्कुल नया लैंडफॉर्म बन गया था जाकर। तो आपकी वाली जगह से मिट्टी कम हो रही थी, वियर डाउन हो रहा था, या जो एरिया था वो कम हो रहा था, उसका इरोजन हो रहा था, और दूसरी जगह जाकर कहीं पर लैंड सरफेस बन गया, कहीं जमीन बन गई। ये होता है एक्सोजेनिक प्रोसेस की वजह से। फिर बात करते हैं कंसेप्ट की, इसी में एक ये कंसेप्ट है ग्रेडेशन। व्हाट इज दिस ग्रेडेशन? ये एक प्रोसेस होता है ऑफ लेवलिंग ऑफ हाईलैंड्स थ्रू इरोजन एंड फिलिंग अप ऑफ लोलैंड्स थ्रू डिपोजिशन। यानी कि कोई एक स्ट्रक्चर है, वो एक इतनी सी हाइट का है, इतनी सी हाइट का है। यहां पर इसको ऐसा बना देते हैं, हाइट इसकी मान लो काफी है यहां पर। अब यहां पर हुआ क्या, ध्यान से देखना सब लोग। इधर बारिश हुई, इस टॉप पर यहां पर बारिश हुई। नंबर वन, नंबर वन एजेंट है ये, नंबर वन। दूसरा, यहां से हवा चलती है, नंबर टू एजेंट। और उसके बाद
इसकी वजह से, पानी की वजह से जो ये बारिश होती है, ये पानी यहां से बहता रहता है, बहता रहता है, बहता रहता है, बहता रहता है। और हवा जब ये सूख जाता है तो ये हवा यहां से चलने लग जाती है। यानी कि कुछ सालों में आपको ये पता है कैसा दिखेगा, अगर ये 2022 में अगर ये स्ट्रक्चर ऐसा है ना, तो इसकी वजह से, बारिश की वजह से, हवा की वजह से, इसकी, अब ध्यान से देखना इसको, 2050 तक आते आते हो सकता है ये ऐसा दिखे, 2100 तक आते आते हो सकता है ये ऐसा हो जाए। यहां पर इसके साथ क्या हुआ, यहां पर इसके साथ क्या हुआ, इरोजन। और इरोजन करने वाले एजेंट्स कौन हुए, नंबर 1 और नंबर 2, हवा और बरसात। एक तो ये हो गया ग्रेडेशन। ग्रेडेशन का ही एक विद इन द कंसेप्ट एक दूसरा कंसेप्ट और सब कंसेप्ट, या तो इरोजन होकर प्रोसेस हो जाएगा, एक हाईलैंड्स का लेवल अप हो जाएगा। हाईलैंड्स ही तो था, हाइट पर ही तो था। हाईलैंड्स मतलब जो ऊंची हाइट पर कोई भी चीज हो ज्योग्राफी में, इसका इरोजन हो जाए। या जो लोलैंड्स हैं वो फिल हो जाए, लोलैंड्स जो फिल हो जाए कैसे। अब यहां पर हम क्या करते हैं, इसको मिटाया। अब मान लेते हैं 2022 का ये स्ट्रक्चर है, कोई छोटा सा, इतनी हाइट है इसकी। और पुराने वाला जो अभी मैंने डायग्राम बनाया था, ऐसा मान लो कि जो हवा चल रही है वो यहां चल रही है, यहां पर पानी वगैरह जो है वो आ रहा है, और पानी अपने साथ आपको पता है सेडिमेंट्स वगैरह सारे लेकर आता है। और हवा अपने साथ, वो चेष्टा के एग्जांपल वाला याद रखो सब लोग, कुछ कंकड़, कुछ पार्टिकल्स वगैरह ये सब लेकर आ रही है। ये स्ट्रक्चर, ये सेम स्ट्रक्चर 2050 में हो सकता है, ये बार बार लाकर यही चीजें डिपॉजिट होती चली जा रही हैं, तो ये हो सकता है ये ऐसा दिखे। और ये 2100 तक होते होते ये हो सकता है कुछ ऐसा दिखे। बात समझ में आई? दोनों के बीच में डिफरेंस और सिमिलरिटी समझ में आई क्या? एक जगह से जो हवा और पानी जो एक को बर्बाद कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो जाकर डिपॉजिट कर रहे होंगे ना। आपके बनते हुए घर से चेष्टा सीमेंट की बोरियां गायब हो गई, तो इससे मतलब बंदा उन सीमेंट को कहीं ना कहीं किसी और कंस्ट्रक्शन में तो यूज होगी कि नहीं होगी, वो यही चीज है। तो जो लो लैंड है जिनकी हाइट कम है, उनके अंदर जब डिपोजिशन होकर फिलिंग अप होती है, एक तो वो ग्रेडेशन होता है, या फिर जब आप हाईलैंड्स को लेवलिंग कर देते हो उनका, कैसे, कोई एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है, उसको ये हवा पानी घिसते जा रही है, घिसते जा रही है, घिसते जा रही है, घिसते जा रही है, साल बीत गए, 50 साल, 100 साल, 200 साल, और ये होते 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 ये स्ट्रक्चर ऐसे से इतना सा रह गया बस। ये क्या ग्रेडेशन सबको समझ में आया? क्या ग्रेडेशन सबको, वो अभी हम बात करेंगे, अभी आने तो उस कंसेप्ट को, वरना फिर सब मिक्स हो जाएगा। पहले बताओ ये वाली चीज समझ में आ गई सबको? हाँ, ग्रेडेशन बिल्कुल नहीं टर्म, इसलिए मैंने इस पर एम्फोसाइज करा कि आप लोगों ने किसी ने नहीं सुनी है वाली टर्म, हमने बात नहीं करी अभी तक इसके बारे में। हाँ बिल्कुल, वो मैंने ये देखो ना, डेजर्ट में ड्यून की क्या बात कर रहे हो, चेस्टा का एग्जांपल मैंने डेजर्ट का ही तो लिया था, इसलिए बोला था मैंने वो वाला एग्जांपल। और एक बार और बताऊं मैं तुम्हें, आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊं, देखना चेष्टा इस चीज़ को और अप्लाई करके देखना। नॉर्मली चेष्टा, किसी एक जगह पर मान लो ये रेगिस्तान है, यहाँ रेती रेत पड़ी हुई है, और ये जो जगह है ये हरियाली वाली जगह है। अगर कुछ ऐसा मैकेनिज्म और वे अगर चेष्टा नहीं बनाया गया कि यहाँ की मिट्टी बार बार उड़ उड़कर 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 75 साल, 100 साल तक जाती रही, तो मुझे एक बात बताना, ये जगह कुछ मिट कर कुछ सालों बाद कुछ ये जगह ऐसी ऐसी नहीं दिखेगी। यानी कि उस हरियाली
हंसती खेलती हरियाली वाली जगह का क्या हो गया? ये डेजर्ट नहीं बन गया पूरा का पूरा? इसी को तो कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। और यूएन की ट्रीटी भी है इस चीज को रोकने के ऊपर, क्योंकि मतलब ये माना जाता है, आप लोग सब इतना तो समझते हो ना शैली, सब लोग बताओ मुझे जरा, अमित, अनुज, के किसी भी एक ग्रीनलैंड का किसी भी एक ग्रीनलैंड का जहां पर हरियाली हो, उस जगह को डेजर्ट बनाना कितना आसान है। पार्क में आपके ब्लॉक में कोई माली पानी डालने नहीं आया, कुछ भी नहीं आया गर्मियों में, वहां सारी घास जल गई, उसको बिल्कुल कच्चा मैदान बनाना धूल से भरा हुआ कितना आसान है। लेकिन धूल वाले मैदान पर, डेजर्ट पर ग्रीनरी लाना आसान काम है? 1 साल 2 साल या 10 साल में गारंटी है कि हो जाएगा वहां पर? एक बात बताऊं मैं, स्कूल वालों और कॉलेज वालों को भी जब घास लगानी पड़ती है ना, तो वो इंतजार करते हैं कि कब गर्मियों की छुट्टियां 2 महीने की हो इन लोगों की, और तब जाकर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो। क्योंकि रोज जब उस जगह से कोई गुजरेगा कदम लेकर, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहीं पर बीज बोए हमें, तो और आप पैर लेकर वहां से निकल गए, तो क्या वो उगेगा कभी वो प्लांट? छेड़ना नहीं चाहिए ना किसी चीज को, ये चीज होती है। तो क्या ये वाला प्रोसेस सबको समझ में आया? सब लोग मुझे बता दो एक बार जरा, या कुछ भी समझना है तो बेझिझक पूछ लो, चेष्टा या कोई भी। पक्का? तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। लैंड फॉर्म्स के बारे में कोर तरीके से शुरुआत करते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू।